हाँ, सभी विद्यार्थी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बालक का शारीरिक विकास। इससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इससे रिलेटेड ये हमारा 8वां वीडियो है। इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास और उस शारीरिक विकास के दौरान जो उसके भार में, लंबाई में, हड्डियों में और शरीर के अन्य अंगों में जो विकास होता है, उस विकास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमारा जो ये विकास क्रम होता है, ये विकास क्रम एक निश्चित सीमा के अनुसार एक निश्चित दिशा की ओर चलता रहता है। चूँकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है। विकास की जो प्रक्रिया है ये कभी रुकती नहीं है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन चूँकि इस विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा संबंधी विकास जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, भावनात्मक विकास है, इन विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास, पहला है हमारा शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी एक शिशु जो होता है उस शिशु में विकास की कौन सी अवस्थाएं चलती है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं भार। सबसे पहले लेते हैं भार, यानी बालक का जो भार होता है वो किस प्रकार का होता है, कितना होता है। हमने देखा है कि जन्म के समय एक बालक का जो भार होता है वो 3.5 किलोग्राम होता है। यानी जन्म के समय शिशु का जो भार होता है वो 3.40 किलोग्राम होता है। एक बालक का जन्म के समय जो भार होता है वो 3.40 किलोग्राम होता है, अर्थात 7.5 15 पाउंड के समथिंग होता है, यानी 7.15 पाउंड, जिसको हम कह सकते हैं 7.15 पाउंड के लगभग होता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक शिशु का सामान्य भार जन्म के समय 3.6 किलोग्राम अर्थात 7.5 पाउंड होता है। 7.15 पाउंड होता है। यानी जन्म के समय एक शिशु का जो सामान्य भार होता है वो जन्म के समय 3.7 किलोग्राम अथवा जिसको हम कह सकते हैं 7.15 पाउंड के लगभग होता है, जिसमें बालिका का जो भार होता है, बालिका शिशु का भार जो होता है वो इससे पाउंड में 7.13 पाउंड होता है। 7.13 पाउंड होता है, यानी इससे 2 पाउंड करीब कम होता है। पॉइंटों में 2 पाउंड कम होता है। माँ के गर्भ, अब ये जो अंतर होता है
ये अंतर किस कारण से होता है कि माँ के गर्भ यानी आंतरिक वातावरण, तीसरा है माता के गर्भ, माता के गर्भ यानी आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण, क्योंकि गर्भ का अंदर का जो वातावरण होता है उसके वातावरण वो माँ के गर्भ के बाहर और माता के गर्भ के बाहर जो होता है उसमें यानी बाहर यानी बाह्य वातावरण, यानी बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण, वातावरण में गर्भ के बाहर बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण जब बालक जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है उसके प्रथम सप्ताह में शिशु का वजन घटता है, शिशु का वजन घटता है। ये एक सामान्य घटना है, यानी इसमें दोनों ही चीज एक साथ आ गई कि माँ के गर्भ के अंदर के वातावरण और उसके माँ के गर्भ के बाहर के जो वातावरण है, इस दोनों में अंतर होने के कारण जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय का जो प्रथम सप्ताह होता है उस दौरान बालक का वजन घटता है। यानी कि प्रथम सप्ताह में, ये प्रथम सप्ताह जो होता है इसमें शिशु के वजन का भार क्या होता है, घटता है। इसका कारण क्या है, गर्भ के आंतरिक वातावरण और गर्भ के बाहरी वातावरण में अंतर होने के कारण। इसके बाद 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है, शिशु का वजन दुगना हो जाता है, और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। यानी जैसे 1 वर्ष होता है तो 1 वर्ष में वो 3 गुना हो जाता है, और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। यानी 1 वर्ष में बालक का जो भार होता है वो 9.5 किलोग्राम हो जाता है। यानी 5वां है 1 वर्ष में बालक का भार जो होता है वो 9.5 किलोग्राम हो जाता है। ये फैक्ट है। वैसे वजन में अंतर रहता है बालकों के, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो वजन होता है वो 1 वर्ष में वजन जो है वो 9.5 किलोग्राम के समथिंग हो जाता है। इसके बाद 5 वर्ष के पश्चात शिशु का वजन 38 से लेकर 43 पाउंड के समथिंग हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो शिशु का वजन होता है वो 18 किलोग्राम के लगभग हो जाता है। शिशु का जो वजन होता है वो 18 किलोग्राम के लगभग हो जाता है। यानी
5 वर्ष के पश्चात शिशु का जो वजन है, 5 वर्ष के बाद शिशु का वजन जो होता है ये कितना हो जाता है, 38 से लेकर 43 पाउंड, 38 से लेकर के 43 पाउंड हो जाता है। 38 से लेकर के 43 पाउंड हो जाता है। 38 से लेकर के 43 पाउंड का मतलब है कि 18 किलोग्राम के लगभग हो जाता है, यानी 18 किलोग्राम। 43 से 38 पाउंड का तात्पर्य है कि लगभग ये 43 जो पाउंड है या 38 से जो 43 पाउंड है, इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो ये करीब बैठता है कितने, 18 किलोग्राम के समथिंग हो जाता है। इसके बाद शिशु अवस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। शिशु अवस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। ये भी एक फैक्ट है कि शिशु अवस्था में, यानी प्रारंभिक जो शिशु अवस्था होती है, उस प्रारंभिक शिशु अवस्था में जो लड़कों का भार होता है वो लड़कियों के भार की अपेक्षा जो है वो दुगना हो जाता है, यानी उससे ज़्यादा जो भार है वो उसका हो जाता है। जन्म के समय 52.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है लगभग, यानी कि लंबाई अगर देखी जाए तो तीसरा जो है शिशु अवस्था में या जन्म के समय 52.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, 52.5 सेंटीमीटर 52.5 सेंटीमीटर होती है। 52.5 सेंटीमीटर होती है। ये 52.5 सेंटीमीटर का तात्पर्य है 19 से लेकर के 20 इंच। यह है 19 से लेकर के 20 इंच के लगभग, यानी एक शिशु अवस्था के अंदर बालक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 52.5 सेंटीमीटर होती है। ये 52.5 सेंटीमीटर का तात्पर्य है कि लगभग 19 से लेकर के 20 इंच के लगभग उसकी लंबाई होती है। शिशु अवस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। शिशु अवस्था में चौथा है शिशु अवस्था में लड़कों की लंबाई जो होती है वह लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी ये भी एक फैक्ट है कि शिशु अवस्था में या शैशवावस्था में लड़कों की जो लंबाई होती है वो लड़कियों से अधिक होती है। सिर व मस्तिष्क का अगर हम देखें तो भ्रूण अवस्था में विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। सिर पांचवा है, सिर व मस्तिष्क के
विकास के अनुसार शिशु का जो विकास होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है। शिशु का विकास सिर से पैरों की ओर होता है। यानी एक शिशु का अगर हम सिर व मस्तिष्क के विकास की बात करें तो हमेशा जो विकास होता है भ्रूण अवस्था में वो विकास सिर से पैरों की ओर होता है। यानी ये जो सिर व मस्तिष्क का विकास होता है ये भ्रूण अवस्था में देखा जाए अगर, यानी भ्रूण अवस्था में जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैरों की ओर होता है। यानी पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, यानी सबसे पहले बालक का गर्भ में मस्तिष्क निर्मित होता है, फिर उसके बाद में उसके बाकी अंगों का विकास होता है। शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। छठा है शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम होता है, यानी एक शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है 350 ग्राम के समथिंग बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। 2 वर्ष के अंत तक ये जो मस्तिष्क का भार होता है वो दुगना हो जाता है। सातवां है 2 वर्ष के अंत तक सिर का भार दुगना हो जाता है। यानी एक शिशु का जो मस्तिष्क का भार होता है वो मस्तिष्क का भार कितना होता है 350 ग्राम होता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद में सिर का जो भार होता है ये कितना हो जाता है दुगना हो जाता है, यानी कि करीब 700 ग्राम के लगभग ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम बाकी विकास की अवस्थाओं के बारे में देखें तो हड्डियों का इनका विकास है। हड्डियों का इनका विकास भी बालक का जो विकास होता है उस विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। हड्डियाँ में जो विकास होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है और दूसरी दृढ़ीकरण की प्रक्रिया होती है। हड्डियाँ जो होती है वो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होती है। 270 हड्डियाँ होती है। यानी जन्म के समय एक शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है 270 हड्डियाँ शिशु के शरीर में इस समय में होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, एक अस्थिकरण और एक दृढ़ीकरण की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया 2 उसमें होती है, एक होता है अस्थिकरण और दूसरा होता है दृढ़ीकरण। ये 2 प्रक्रियाएं होती है, एक अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है और एक दृढ़ीकरण की प्रक्रिया होती है। 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। यह अस्थिकरण जो होता है ये सर्वाधिक अस्थिकरण पूर्व शेषो अवस्था में होता है। सर्वाधिक अस्थिकरण
पूर्व शैशवावस्था में होता है। पूर्व शैशवावस्था की जो अवधि होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच की, 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच की अवधि होती है। यानी सर्वाधिक जो अस्थिकरण की हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। अस्थिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्व शैशवावस्था के अंदर होती है। पूर्व शैशवावस्था होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। यानी ये जो प्रक्रिया होती है अस्थिकरण की प्रक्रिया, ये अस्थिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था के अंदर सर्वाधिक होती है? पूर्व शैशवावस्था में सर्वाधिक होती है। दूसरा है दृढ़ीकरण। हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। दृढ़ीकरण कहते हैं। हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। और दृढ़ीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये उत्तर बाल्यावस्था यानी 10 से लेकर के 12 वर्ष में सर्वाधिक होती है। यह प्रक्रिया यानी दृढ़ीकरण की जो प्रक्रिया है ये उत्तर बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। उत्तर बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। ये जो प्रक्रिया होती है दृढ़ीकरण की, है दृढ़ीकरण की प्रक्रिया उत्तर बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। उत्तर बाल्यावस्था होती है 10 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था, यानी 10 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें जो दृढ़ीकरण की प्रक्रिया है ये सर्वाधिक होती है। इसके बाद हम आते हैं कि जो विकास होता है दांत बनने की जो प्रक्रिया होती है वह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। कई बार हमें ऐसा पता नहीं रहता है, लेकिन हमें ये पता है कि दांत बनने की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बालक के अंदर शिशु अवस्था में दांत बनने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है। अधिकतर जो बच्चे हैं वो आंसर देते हैं शिशु अवस्था के अंदर यानी 2 वर्ष के पश्चात, लेकिन वास्तव में दांत बनने की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तो दूसरा है दांत बनने की प्रक्रिया। दांत बनने की प्रक्रिया जो होती है ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। दांत बनने की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी दांत बनने की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय 5 या 6 महीने बाद से बालक के अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म के 5 से लेकर के 6 महीने के बाद में। तीसरा है जन्म के 5 या 6 महीने पश्चात 6 महीने पश्चात से बालक के अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी बालक के जो अस्थायी दांत है वो 5 से 6 महीने के बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले जो है वो निचले आगे के 2 दांत आते हैं। सबसे पहले बालक में कौन से
दांत विकसित होते हैं। आगे के जो 2 दांत होते हैं वह सबसे पहले बालक के अंदर विकसित होते हैं और बाकी जो दांत है वो काफ़ी बाद में आना प्रारंभ होते हैं। सबसे अंत में जो है वो अक्कल लाड़ आना प्रारंभ होती है बालक के अंदर। तो सबसे पहले निचले आगे के 2 दांत आते हैं। सबसे पहले बालक के आगे के निचले, ऊपर के नहीं, निचले क्रम के अंदर आगे के निचले दांत आते हैं। यानी सबसे पहले ऊपर के दांत नहीं आते, बल्कि सबसे पहले नीचे के दांत यानी निचले जो दांत होते हैं वो बालक में आना प्रारंभ होते हैं। उसके बाद में 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। दूसरा है 1 वर्ष की आयु में 8 दांत आ जाते हैं। 8 दांत आ जाते हैं यानी बालक में 1 वर्ष की आयु में कितने दांत आ जाते हैं? 8 दांत बालक के अंदर आ जाते हैं। यानी 8 ही दांत 1 वर्ष तक उगते हैं। उसके बाद 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। तीसरा है 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। यानी ये जो बालक होता है जैसे ही वो 4 वर्ष की अवस्था पूरी करता है तो इस 4 वर्ष की अवस्था पूरी करते ही बालक में जो होता है, बालक में आगे के जो दांत होते हैं अस्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कितने दांत आ जाते हैं बालक के अंदर? सभी अस्थायी जो दांत होते हैं वो सभी अस्थायी दांत 4 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जिनकी संख्या जो है करीब 20 होती है। यानी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो 4 वर्ष तक करीब पूरे जो दांत होते हैं वो पूरे के पूरे 20 दांत आ जाते हैं। इसके बाद मांसपेशियां, अगर हम देखें कि जन्म के समय बालक के शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनका भार शरीर का 23% होता है। 5वां है जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 23% होता है। 23% होता है। यानी बालक का एक शिशु जो होता है, इस शिशु की मांसपेशियों का जो भार होता है वो कितना होता है? 23% होता है। शिशु का हृदय छोटा होता है लेकिन धमनियां अपेक्षाकृत बड़ी होती है। शिशु का हृदय छोटा होता है। शिशु का हृदय छोटा होता है। शिशु का हृदय छोटा होता है लेकिन धमनियां बड़ी होती है। लेकिन धमनियां अपेक्षाकृत बड़ी होती है और धमनियां बड़ी होने के कारण ही बच्चा जो होता है उसके हृदय की जो धड़कन होती है
वो काफ़ी अधिक होती है। एक प्रथम माह में यानी एक माह का जो शिशु होता है उसके हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। एक माह के शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। एक जो शिशु होता है यानी एक माह का जो शिशु होता है उस शिशु के हृदय की धड़कन जो होती है वो कितनी होती है? एक हृदय की जो धड़कन होती है वो 140 होती है। नवजात शिशु की जो अवस्थाएं होती है, अब इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि इसकी अवस्थाओं को 3 भागों के अंदर विभाजित किया है मनोवैज्ञानिकों ने, और 3 अवस्थाओं के अंदर विभाजित करके बालक या शिशु जो है इस शिशु की कुछ अवस्थाएं बताई है। इन अवस्थाओं को एक शिशु की प्रमुख विशेषताएं माना जाता है। इनमें है सबसे पहली नवजात शिशु की अवस्थाएं। हमारा टॉपिक है नवजात शिशु की अवस्थाएं। नवजात शिशु की अवस्थाएं। नवजात शिशु की जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं 3 अवस्थाएं बताई गई है एक नवजात शिशु की। सबसे पहली जो अवस्था है वह है मोरो अवस्था। पहली अवस्था है मोरो अवस्था। सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रश्न है, मोरो अवस्था कहते हैं एक नवजात शिशु के आगे जब हम कोई भी वस्तु लाते हैं तो अपने हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। इस क्रिया को मोरो कहते हैं। यानी नवजात शिशु के सामने कोई वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। जब एक नवजात शिशु के सामने हम कोई वस्तु लाते हैं तो उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। इस क्रिया को मोरो अवस्था कहते हैं। इस क्रिया को मोरो अवस्था कहते हैं। यानी मोरो अवस्था क्या है? जब हम किसी वस्तु को किसी बालक के सामने लाते हैं, किसी शिशु के सामने लाते हैं, तो अपने हाथ व पैरों दोनों से ही उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। इस पकड़ने की कोशिश या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मोरो अवस्था कहते हैं। एक है रूटिंग अवस्था, दूसरी है रूटिंग अवस्था। ये भी बाल्यावस्था या शिशु की एक अवस्था होती है। रूटिंग अवस्था कहते हैं जब नवजात शिशु को गाल को हम छूते हैं तो वह अपना मुंह खोलता है। जब नवजात शिशु के गाल को छूते हैं, नवजात शिशु के गाल को छूते हैं तो वह अपना मुंह खोलता है।
इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। तो ये बालक की एक अवस्था होती है रूटिंग अवस्था, जिसमें जब हम नवजात शिशु के गाल को जब हम छूते हैं तो उसको गाल को छूते ही वह जो बालक होता है, शिशु होता है, अपने मुंह को खोलता है। तो इस मुंह को खोलने की जो क्रिया होती है उसको हम रूटिंग अवस्था कहते हैं। एक है बेबिंस्की अवस्था, तीसरी है बेबिंस्की अवस्था। बेबिंस्की अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं एक शिशु की। बेबिंस्की जो अवस्था होती है, नवजात शिशु के पैर के तलवों को हाथ लगाने पर, जब हम किसी नवजात शिशु के पैर के तलवों को हाथ लगाते हैं तो अपनी उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है। जब हम किसी शिशु के पैर के तलवों को हाथ लगाते हैं, जब हम किसी शिशु के पैर के तलवों को हाथ लगाते हैं तो वह अपने पैर की आगे की उंगलियों को, तो वह अपने पैर की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है। जब हम बालक के शिशु के पैर के तलवों पर जब हम हाथ लगाते हैं तो बालक जो है अपने पैर की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है। इस क्रिया को बेबिंस्की कहते हैं। इस क्रिया को बेबिंस्की कहते हैं। बेबिंस्की अवस्था कहते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं जो है वो एक नवजात शिशु से संबंधित क्रियाएं हैं। कि मोरो अवस्था होती है नवजात शिशु के सामने, जब हम किसी वस्तु को लाते हैं तो वह अपने हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। इस क्रिया को हम मोरो अवस्था कहते हैं। रूटिंग अवस्था, जब नवजात शिशु के गाल को हम छूते हैं तो वह अपना मुंह खोलता है। इस क्रिया को हम रूटिंग अवस्था कहते हैं। बेबिंस्की अवस्था होती है जब हम किसी शिशु के पैर के तलवों को हाथ लगाते हैं तो वह अपने पैर की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है। इस क्रिया को बेबिंस्की अवस्था कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था से संबंधित कुछ और विशेषताएं होती है, शारीरिक अवस्थाओं से संबंधित, उन विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।